हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योस्टैटिस या होम्योस्टैटिस जो सिस्टम है उसके बारे में बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके जितने भी होम्योस्टैटिस रिलेटेड से कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो बेसिकली होम्योस्टैटिस होता क्या है कि होम्योस्टैटिस एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो हमारी इनसाइड बॉडी के अंदर चलती है, जिससे कि हमारे डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म है जो एक प्रकार से कंट्रोल करती है हमारी बॉडी। वो किसके थ्रू? होम्योस्टैटिस प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखेंगे होम्योस्टैटिस जो है डेफिनेशन क्या है। तो होम्योस्टैटिस इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेंड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। कि होम्योस्टैटिस बेसिकली एक प्रकार की सेल्फ रेगुलेटिंग मीन्स हमारी बॉडी के द्वारा खुद से रेगुलेट करने वाली प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई एक ऑर्गेनिज्म टेंड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है अपने डेली सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर आगे लाइन मेंशन की वाइल एडजस्टिंग द कंडीशन दैट आर बेस्ट फॉर सर्वाइवल मीन्स डेली की लाइफ को जीने के लिए बेसिकली हमारी जो बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे बेसिकली बोलते हैं होम्योस्टैटिस। फिर अब हमारे जो अगला पॉइंट लिखा है वो है इफ होम्योस्टैटिस सक्सेसफुल। अगर हमारी होम्योस्टैटिस की जो प्रोसेस है अगर सक्सेसफुल हो जा रही है मीन्स जो जितने भी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में है अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चल रहे हैं, कोई उसमें डिसऑर्डर नहीं है या प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ कंटिन्यू रहेगी। अगर इफ होम्योस्टैटिस अनसक्सेसफुल, अगर होम्योस्टैटिस की प्रोसेस या मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर अनसक्सेसफुल हो पा रहा है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? डिसऑर्डर ऑफ द डेथ एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि या तो कोई ऐसे डिजीज कॉज हो जाएगी या समटाइम्स ये होगा कि डेथ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है जिसमें होम्योस्टैटिस की प्रोसेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो ये बेसिकली होम्योस्टैटिस का इंट्रो था। अब बात करेंगे कि कैसे कैसे बेसिकली होम्योस्टैटिस वर्क करता है और क्या क्या कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं होम्योस्टैटिस की प्रोसेस को आकर होने में या फुल्ली सक्सेसफुल होने में। तो सबसे पहले हमारे बेसिकली थ्री कंपोनेंट होते हैं, मेन थ्री कंपोनेंट होते हैं एक होम्योस्टैटिस की प्रोसेस को रेगुलेट करने में। तो सबसे पहला होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर बेसिकली बात की जाए तो रिसेप्टर वो होता है जो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसके वहाँ उस प्रॉब्लम को कंट्रोल सेंटर के पास ले जाने में बेसिकली वर्क करता है। अब रिसेप्टर की बात की जाए तो यहाँ पे न्यूरॉन्स वगैरह जो हमारी होल बॉडी में अलग अलग जाल की तरह फैली है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो वो न्यूरॉन्स ले जाके निर्देश ब्रेन को देती हैं। अब ब्रेन जो है ये वर्क करता है कंट्रोल सेंटर का मीन्स होल बॉडी के जो मैकेनिज्म या जो भी प्रोसेस है उसको कौन कंट्रोल करता है? माइंड करता है। तो माइंड वर्क करता है कंट्रोल सेंटर की तरह। अब फिर अगर सबसे पहले कंट्रोल रिसेप्टर जो प्रॉब्लम उसको निर्देश लेके जाएगा ब्रेन के पास, फिर ब्रेन जो है फिर इफेक्टर जो है वो उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के थ्रू निर्देश देगा वहां पे जहाँ पे वो प्रॉब्लम थी। तो ये बेसिकली थ्री कंपोनेंट होते हैं किसके? होम्योस्टैटिस के। एक हो गया अपना रिसेप्टर जो कि न्यूरॉन एंड मसल भी हो सकते हैं रिसेप्टर की। कंट्रोल सेंटर को वर्क करता है ब्रेन जो कि पूरा कंट्रोल रखता है होल बॉडी की प्रोसेस पे। फिर इफेक्टर मींस ब्रेन के द्वारा भेजा गया जो निर्देश होता है उसको बेसिकली इफेक्टर बोलते हैं उस मिनिमाइज करने के लिए। तो बेसिकली ये हमारे कुछ इस प्रकार के थ्री कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला स्टिमुलस। स्टिमुलस मींस वो प्रॉब्लम जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना आपका स्टिमुलस हो गया। फिर रिसेप्टर मींस जो हमारी न्यूरॉन है वो ब्रेन तक हमारी जो ये पहुंचाएंगे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार ये रिसेप्टर को वर्क करती है। फिर अब जो कंट्रोल सेंटर है मींस हमारा जो माइंड है वो बेसिकली टेम्परेचर को कम करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो उसको कम करेगा। कौन कम करेगा? कंट्रोल सेंटर जो हमारा माइंड है वो बेसिकली कंट्रोल करेगा किस पे? टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया है। फिर इफेक्टर मींस अब इफेक्टर है मींस जो टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए जो एक्शन जनरेट करता है कंट्रोल सेंटर उसको बेसिकली इफेक्टर, उस निर्देश को इफेक्टर बोलते हैं। तो आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया हो होम्योस्टैटिस क्या है। अब हम देखेंगे कि बॉडी हमारी क्या क्या मेंटेन करती है होम्योस्टैटिस में। तो बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो दीज तीन कंट्रोल ऑफ मीन्स हमारी जो होम्योस्टैटिस की प्रोसेस उसमें बेसिकली थ्री टाइप्स के जो है वर्क फंक्शन होते हैं मेंटेन करने में। जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल की, हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उसको भी हमारी होम्योस्टैटिस मेंटेन रखती है। फिर दूसरा बॉडी टेम्परेचर हो गया कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो घटता बढ़ता है तो उसको भी हमारी होम्योस्टैटिस प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। एंड वाटर लेवल की, हमारी बॉडी में जो वाटर लेवल होता है उसको भी मेंटेन किया जाता है किसके? होम्योस्टैटिस प्रोसेस के थ्रू। तो हम एक
मैग्नीशियम देख लेते हैं एक बार फिर से कि कैसे होमोस्टैटिस वर्क करती है एक एग्जांपल के थ्रू। हम ब्लड प्रेशर को लेके आपको समझाएंगे कि होमोस्टैटिस कैसे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। पहला हमारा जो स्टिमुलस होता है, अब स्टिमुलस का मतलब ये है कि वह कारण जिसके वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। अब हमने यहाँ पे लिया है बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से, तो मीन्स वो स्टिमुलस की तरह वर्क करता है, मीन्स वह रीजन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हुई है। फिर इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वहाँ पे सेंस करेगा कौन, हमारी नर्व्स। अब नर्व्स जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास। अब कंट्रोल सेंटर कौन होता है, आपको ऑलरेडी क्लियर है कि कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि हमारी होल बॉडी पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, फिर उसके बाद जो माइंड है वो देखेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर वो डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो वो फिर निर्देश देगा उस स्थान, उस रीजन को जिसकी वजह से बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब वो बाहरी फैक्टर इन्वायरमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, लॉन्ग एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, एंड आपका होम मेटाबॉलिज्म की जब इन प्रॉब्लम हो जाए, जब मेटाबॉलिज्म की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है, उस केस में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो कंट्रोल सेंटर बेसिकली ओवरऑल डिटेक्ट करेगा कि किस रीजन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर वो उसको निर्देश देगा उस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ से बेसिकली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस पर अपना कंट्रोल करेगा, तो वो निर्देश देगा इफेक्टर के थ्रू। तो बेसिकली ये कुछ हमारा ओवरऑल प्रोसेस होता है किसका, होम्योस्टेटिस का, बॉडी को मेंटेन करने का। फिर अब इसी में अब हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं कि बॉडी टेम्परेचर के भी पे कि कैसे बेसिकली हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा स्टिमुलस की तरह वर्क कर रहा है बॉडी टेम्परेचर, कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड हो गया, मीन्स ज़्यादा हो गया। अब जब ज़्यादा हो जाएगा तो सेंसर में देखिए क्या होगा, इन केस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजमेंट में, तो एक सेंसर कवर करेगा हमारी नर्व सेल, जो कि कहाँ तक होती है, इंडिंग इन द स्किन एंड ब्रेन, जो स्किन एंड ब्रेन के पूरे जाल की तरह फैली होती हैं, जो कि एक कनेक्शन कवर करती हैं किसी भी बॉडी में एक्टिविटी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारी जो सेंसरी नर्व होती है वो बेसिकली सेंस करके अपने ब्रेन के पास अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। फिर ठीक यहाँ पे सेंसर कवर करेंगे कौन, नर्व सेल। फिर अब क्या होगा, कंट्रोल सेंटर कवर करेगा टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन। अब ब्रेन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो उसमें बेसिकली जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, तो वो हमारी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो ब्रेन का हमारा जो हाइपोथैलेमस पार्ट होगा वो बेसिकली रेगुलेट करेगा टेम्परेचर को। अब वो कैसे करेगा, अब वो हमारा निर्देश देगा सेंसरी इफेक्टर के स्थान पे कौन होगा, स्वेट ग्लैंड होगी। अब स्वेट ग्लैंड जो बेसिकली हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, तो एक्टिवेट जब करेगा तो बेसिकली हमारी स्वेट ग्लैंड के थ्रू हमारा जो स्वेट है वो आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा, मीन्स बॉडी के बाहर जो ब्लड होता है वहां से वाटर को निकाल के हमारा बॉडी के बाहर रिलीज कर देगा। तो जो बॉडी के साथ हमारा जो वाटर है वो रिलीज होगा, तो वाटर के साथ जो हीट्स है वो भी रिलीज हो जाएगी। तो जब बॉडी के साथ वाटर निकलेगा, वाटर के साथ हीट निकल जाएगी, तो हमारी ऑटोमेटिक हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार बेसिकली हमारा प्रोसेस का एक होमोस्टेटिस की जो प्रोसेस होती है ऐसे रेगुलेट करती है बॉडी को। अब हम दूसरा होमोस्टेटिस की प्रोसेस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूकोज लेवल, की हमारी बॉडी में जो होमोस्टेटिस की प्रोसेस होती है वो ग्लूकोज लेवल को कैसे मेंटेन करती है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू बेसिकली हम समझेंगे। अब हम सबसे पहले आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पे स्टिमुलस होता है, फिर हमारा सेंसर होता है एंड कंट्रोल सेंटर एंड रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारी बॉडी का लेवल ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे हमारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। तो कई बार होता है कि जब शादी वगैरह में हम लोग जाते हैं तो अच्छे से वहाँ मीठा वगैरह खाते हैं, तो उस केस में भी हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ग्लूकोज लेवल है वो बेसिकली जो हमारी मिठाई वगैरह होती है उसमें अच्छी मात्रा में होता है। और इसी तरह अगर हमने केक वगैरह खा लिया अच्छे से, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना चाहिए। तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो होता क्या है कि, और एक आप ये पॉइंट पहले देख लीजिए कि ग्लूकोज हमारी जो बॉडी का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल वो होता है 9 मिलीग्राम इन 100 ml की। 100 ml जो होता है उसमें 90 मिलीग्राम बेसिकली हमारा होता है ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे
ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। अब जब ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो बेसिकली पैनक्रियाज जो होती हैं, तो पैनक्रियाज में हमारी दो सेल पाई जाती हैं, एक बीटा सेल एंड एक अल्फा सेल। बीटा सेल जो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारी जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो इंसुलिन रिलीज करती है। एंड जो पैनक्रिया में जो अल्फा सेल होती है वो ग्लाइकोजन को बेसिकली रिलीज करती है। तो इन केस ऑफ जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल राइज हो जाता है या बढ़ जाता है तो बीटा सेल जो है बेसिकली अपना वर्क करती है और रिलीज करती है क्या, इंसुलिन। अब इंसुलिन इसलिए रिलीज करती है क्योंकि इंसुलिन जो हमारा ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। अब कैसे क्या होता है, तो पैनक्रिया सेल जो है बेसिकली हमारा इंसुलिन को रिलीज कर दिया। अब इंसुलिन को जो उसने रिलीज कर दिया तो क्या करेगी इंसुलिन कि ये जो बेसिकली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी किसमें, ग्लाइकोजन में। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसने किया, इंसुलिन का। अब फिर ग्लाइकोजन जो है अपना स्टोर हो जाएगा किसमें, लीवर में। अब जब ग्लूकोज कन्वर्ट होकर बार बार ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज की वैल्यू मात्रा जो है कम हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो ये ग्लाइकोजन हमारा अपना लीवर में स्टोर हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारा जो ग्लूकोज है वो उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी और हमारे ग्लूकोज लेवल की मात्रा डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार बेसिकली जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पैनक्रियाज जो होती है उसकी बीटा सेल एक्टिवेट होती है। एंड बीटा सेल एक्टिवेट होने के बाद वो अपना इंसुलिन रिलीज करती है। फिर इंसुलिन जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है खटाखट किसमें, ग्लाइकोजन में। अब वो ग्लाइकोजन जाके किसमें स्टोर हो जाता है, लीवर में। अब वो लीवर में जब स्टोर हो जाता है तो इस तरह हमारा ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो जाता है। तो इस प्रकार होमोस्टेटिस प्रोसेस हमारी बेसिकली जब ग्लूकोज लेवल राइज होता है तो इस प्रकार वर्क करती है। अब इसके जस्ट अपोजिट हम केस देख लेंगे कि बेसिकली हमारा जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उस केस में कैसे क्या होता है। लिखा यहाँ पे स्टिमुलस इसलिए लिखा है क्योंकि स्टिमुलस वह होता है जो रीजन होता है, मीन्स वह कारण जिसकी वजह से बॉडी डिस्टर्ब हो रही है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो एक प्रकार का स्टिमुलस की तरह वर्क करता है। अब हम देखते हैं तो जब हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है कि पैनक्रियाज की जो हमारी अल्फा सेल होती है, अब अल्फा सेल पैनक्रियाज में होती है, वो क्या रिलीज करेगी, ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन और ग्लाइकोजन में, अब यहाँ पे ग्लाइकोजन लिखा है, यहाँ पे ग्लूकागोन लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेगी। अब जब ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज हो जाएगा ब्लड में तो क्या होगा कि लीवर जो है, लीवर में हमारा जो प्रेजेंट होता है क्या, अभी यहाँ पे जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था उस ग्लाइकोजन को बेसिकली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कौन, ग्लाइकोजन। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमने यहाँ पे जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ था तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दे रही थी, ग्लाइकोजन में। अब उस ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा कौन, ग्लूकागोन हार्मोन, जो कि हमारी अल्फा सेल से रिलीज हुआ है। फिर अब ये जब हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ से इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ग्लूकागोन हार्मोन जो है ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, ग्लूकोज में। अब जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो इससे हमारा जो है ये जहाँ पे कम हो गया था ग्लूकोज लेवल वो यहाँ पे आके इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की प्रोसेस से हमारी बॉडी बेसिकली जो हमारा ग्लूकोज लेवल हो गया या टेम्परेचर हो गया या वाटर लेवल हो गया, इस तरह बॉडी मैकेनिज्म वर्क करती है होमोस्टेटिस के प्रोसेस एंड बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करती है। आई होप आपको होमोस्टेटिस का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की किसी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।